See, we are talking for biofertilizers, and we know biofertilizers are of three types: bacteria as a biofertilizer, cyanobacteria or blue-green alga as a biofertilizer, and certain fungi, say of the genus Glomus, which is called mycorrhiza, is also biofertilizer. Of the three type of biofertilizer, bacteria as a biofertilizer we have completed. So मी म्हटलं आपण मायक्रोब ॲज अ बायोफर्टिलायझर स्टडी करतोय. बायोफर्टिलायझर म्हणजे असे मायक्रोब जे ॲटमॉस्फरिक नायट्रोजनचं कन्वर्शन अमोनियात करतात, म्हणजे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब आर कॉल्ड बायोफर्टिलाइजर. आपको डिटेल में ये भी पता है कि ऐसा काम कर सकते या तो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन अलगा म्हणजे साइनोबैक्टीरिया, और कुछ फंगाई जिनका जीनस ग्लोमस है वो भी बायोफर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते, जिसे माइकोराइजा कहा है. बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स हमारे पूरे हो गए. उसमें राइजोबियम स्पीसीज is symbiotic, useful for leguminous crop, and other than leguminous crop, Azotobacter and Azospirillum is the bacterial biofertilizer. Now we will discuss Cyanobacteria as a biofertilizer. तो पहले ध्यान से साइनोबैक्टीरिया के बारे में सुनो. पहली चीज, साइनोबैक्टीरिया वेअर प्रिव्हियसली कॉल्ड ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. आज ज्याला आपण साइनोबैक्टीरिया म्हणतो त्याला पूर्वी ब्ल्यू ग्रीन अल्गी म्हणायचे. पर जब आर.एच. विटाकर का क्लासिफिकेशन आया तो फिर अल्गी माने तो प्लांट्स होते, और ये जो ब्लू ग्रीन अल्गी है ये तो प्रोकैरियोट्स है. तो अब इनको है ना मोनेरा नाम के किंगडम में रखा, और इसीलिए ब्लू ग्रीन अलगा की बजाय इन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया. तो पहला पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया मीन्स प्रीवियसली कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी. सेकेंड पॉइंट, अब देखो वो अगर ब्लू ग्रीन अलगी है तो वो कहाँ मिलेंगे? सो दे प्रेफर टू लिव इन वाटर इन मॉइस्ट सॉइल कंडिशन्स. नावच ब्लू ग्रीन अल्गी आहे, मग ते कुठे आढळतील? तो ते एक तर पाण्यात असतील किंवा मग ओल्या जमिनीवर असतील. तिसरा पॉइंट, दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर फोटोसिंथेटिक. मतलब कि साइनोबैक्टीरिया जो बायोफर्टिलाइजर है वो ऐसा है जो खुद का फूड खुद बनाता बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ब्लू ग्रीन अलगा है. मैं तो ये कहूँगा कि धरती पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस अगर किसी ने किया तो वो इन्होंने, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. सो साइनोबैक्टीरिया वेयर प्रीवियसली कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी. दे प्रेफर टू लिव द वाटर और मॉइस्ट सॉइल. दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप. चौथा पॉइंट, नॉट ऑल साइनोबैक्टीरिया बट only filamentous and heterocystous form have capacity of nitrogen fixation. तो मी असं म्हटलं की सगळेच साइनोबॅक्टेरिया बायोफर्टिलायझर नसतात. मग कोण असतात? जे कोणी फिलामेंटस असतील, माने जिनका शरीर फिलामेंट जैसा है और जिनके फिलामेंट में एक डिफरेंट सेल है जिसे कहा है हेटेरोसिस्ट. हेटेरो डिफरेंट, सिस्ट सेल. तो मैंने कहा सारे साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर नहीं हैं, केवल जो फिलामेंटस और हेटेरोसिस्टस फॉर्म है उनमें काबिलियत है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने की. तो सर ऐसे कितने होंगे? सो करीब करीब एक 25 जनरा या 50 स्पीसीज. सो ओनली 25 genera or 50 species have known
दैट दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो, एनी साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल एनाबेना, हैज अ फिलामेंटस बॉडी एंड इट इज कवर्ड विथ म्यूसिलेज फ्रॉम आउटसाइड। मतलब कि कोई साइनोबैक्टीरिया है, उदाहरण के लिए एनाबेना लीजिए, तो फिलामेंटस उसका शरीर है और उसके ऊपर एक कोटिंग रहता है म्यूसिलेजिनस। इट हैज मेनी सेल्स, मतलब उस फिलामेंट में कई सारी सेल्स है, बट वन ऑफ द सेल इज डिफरंट। म्हणजे ती जी फिलामेंट आहे त्याच्यात अनेक सेल आहे, पण त्यातली एक सेल जी असते ती वेगळी असते, और ऐसी डिफरेंट सेल को कहा है हेट्रोसिस्ट। तो सर ये हेट्रोसिस्ट माने इट इज अ स्पेशल सेल इन द फिलामेंट। व्हाई इट इज स्पेशल? अब देखो, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसकी सेल्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगी। तो आता हा फोटोसिंथेसिस करते म्हटल्यावर याच्या ज्या सेल आहे त्याच्यात फोटोसिंथेटिक पिगमेंट असतील, और हम तो जानते कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट कौन है? तो सर इट इज ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecules of water combine in presence of light and chlorophyll forms glucose as a main product, 6 water and 6 O2 molecule। तो अगर ये सेल्स फोटोसिंथेटिक है तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो फिर उन सेल्स में फोटोसिंथेसिस से निकलेगा ऑक्सीजन। और हम तो जान गए की नायट्रोजन फिक्सेशन करण्यासाठी कोणता एन्झाईम लागतो? नायट्रोजिनेज, आणि तो आहे ऑक्सिजन सेन्सिटिव्ह। तो बाकी सगळ्या सेल्समध्ये ऑक्सिजन निघणार, म्हणजे बाकी सेल्समध्ये नायट्रोजिनेज काम नाही करणार। पण ही जी डिफरेंट सेल है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, ये सेल कैसी अलग है? इट इज नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, थिक वॉल्ड। तो हेट्रोसिस नावाची सेल कशी आहे? ती ग्रीन नाही, ती फोटोसिंथेसिस करत नाही, ती थिक वॉल्ड है, और यदि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं निकलता, ऑक्सीजन नहीं निकलता तो नाइट्रोजिनेज एक्टिव होगा, नाइट्रोजिनेज एक्टिव होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। और इसीलिए जिनके पास है हेट्रोसिस्ट वही कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैंने कहा ना कि सारे साइनोबैक्टीरिया नहीं, फिलामेंटस एंड हेट्रोसिस्टस हैव कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एक बात पे आप ध्यान दें, ध्यान से सुनिए। दीज साइनोबैक्टीरिया माने ब्लू ग्रीन अलगा आर एक्सलेंट बायोफर्टिलाइजर बट फॉर पैडी फील्ड। आपके हमारे खेतों में ये उतने उपयोगी नहीं है, ये उन खेतों के लिए उपयोगी है जहां पानी भरा होता है हमेशा। और ऐसे कौन से खेत है जहां पानी भरा रहता? तो सर चावल का खेत, धान का खेत। तो साइनोबैक्टीरिया हे कोणासाठी बायोफर्टिलायझर आहे? सो इट इज फॉर पॅडी क्रॉप, म्हणजे भाताच्या पिकासाठी ते उत्तम बायोफर्टिलायझर आहे। तो ये सारे नीट क्वेश्चंस है। साइनोबैक्टीरिया मे बी सिम्बियोटिक और फ्री लिविंग इज अ एक्सलेंट बायोफर्टिलाइजर फॉर पैडी क्रॉप। हेट्रोसिस्ट, इस पे क्वेश्चन है, द स्पेशल सेल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, सो दैट सेल इज हेट्रोसिस्ट। नाउ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। वैसे तो करीब 50 स्पीसीज है, बट आपको ध्यान में रखना है एनाबेना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एटसेट्रा।
तो अभी हमको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अल्गा के बारे में क्या पता चला? तो सर साइनोबॅक्टेरिया किंवा ब्लू ग्रीन अल्गा हे पॅडी फील्डसाठी एक्सलंट बायोफर्टिलायझर आहे. सगळे सायनोबॅक्टेरिया बायोफर्टिलायझर नसतात. जे फिलामेंटस हेट्रोसिस्टस असतात तेच नाइट्रोजन फिक्सेशन करू शकतात. साइनोबैक्टीरिया ये बायोफर्टिलाइज़र के उपयोग में सिर्फ पैडी फील्ड के लिए ही आएंगे. तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं. तो ये जो सारे साइनोबैक्टीरिया है ये फ्री लिविंग भी हो सकते पानी में और किसी के साथ एसोसिएशन भी कर सकते. म्हणजे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्गा मे बी फाउंड फ्रीली इन वाटर and in this condition also they does nitrogen fixation. However, some cyanobacteria may form a mutualistic association with some other partner and in that condition also they can have a nitrogen fixation. तो एक उदाहरण मुझे आपको इलेबोरेट करके बताना है. एनाबेना जो साइनोबैक्टीरिया है, अजोला जो एक्वाटिक फर्न आहे, मतलब पानी में रहने वाला एक टेरिडोफाइट, कोण? अजोला. आणि एनाबेना कोण आहे? साइनोबैक्टीरिया. तो पानी में रहने वाला फर्न अजोला और एनाबेना नाम का साइनोबैक्टीरिया, इनकी हो गई एसोसिएशन. और ये जो एसोसिएशन है ये सिम्बियोसिस दर्शाता, दोनों को एक दूसरे का लाभ होता है. तो जैसे एनाबेना अजोला के लिए करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, बदले में अजोला उसे देगा रहने की जगह, तो दोनों का लाभ हुआ, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन. तो सुनो, ये किसान बंधुओं के कैसे लाभ के शेतकरी बांधवांसाठी एनाबेना अजोला एसोसिएशनचा कसा फायदा? देखो, धान की खेती में पाणी भरा रहता, भाताच्या शेतामध्ये पाणी भरलेलं असतं. अब इस पानी के ऊपर एक फ्री फ्लोटिंग, माने रूटेड नहीं है, फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक फर्न आहे. सो भाताच्या शेतात जे पाणी असतं त्या पाण्यावरती फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक फर्न असतो ज्याचं नाव आहे अजोला पिन्नेटा. तो सर ये तो समझ में आ गया कि धान की खेती में जो पानी भरा रहता उस पर फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक फर्न है, माने टेरिडोफाइट है, जिसका नाम है अजोला पिन्नेटा. आगे सुनो, ये जो अजोला पिन्नेटा है ये उसके पत्ते हैं और ये उसके फ्री फ्लोटिंग माने पानी में तैरते हुए रूट्स है, वो रूटेड नहीं है. तो हर पत्ता जो रहता म्हणजे एक्वाटिक फर्न जो अजोला आहे त्याचं पान, इट इज बायलोब्ड, मतलब कि हर पत्ते के 2 लोब रहते. तो जैसे ये पत्ता है तो इट इज बायलोब्ड. द डॉर्सल लोब माने ऊपरी लोब, वरचं लोब, उसमें मिसोफिल टिश्यू में कुछ कैविटीज रहती. तो अजोला नावाचा जो एक्वाटिक फर्न आहे त्याचं जे पान असतं त्याला 2 लोब असतात. तो जो डॉर्सल लोब आहे वरचा, तो त्याचा जो मिसोफिल टिश्यू आहे, सो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में मिसोफिल, उसमें कुछ एयर कैविटीज है और उस कैविटी में है बैठे एनाबेना. तो अजोलाच्या पानामध्ये कोण जाऊन बसलं? एनाबेना जाऊन बसला. अब एनाबेना जो है, एनाबेना अजोली उसका नाम है, जो है साइनोबैक्टीरिया, वो यहां करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सर एनाबेना ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया तो फायदा किसको मिला? अजोला को. तो फिर किसान का कैसे फायदा हुआ? तो देखो, जब ये पत्ते गिर जाएंगे म्हणजे या अजोलाचे पानं जेव्हा पडतील तर ते कुठे जाऊन पडतील? तो सर पानी में,
और फिर सड़ जाएंगे। तो उनके पत्तों में जितना था नाइट्रोजन वो किसे मिला? सो धान के खेत को मिला। कहते हैं एनाबेना अजोला सिम्बियोसिस, ये एसोसिएशन कैन इंक्रीज द राइस यील्ड टू ए एक्सटेंट ऑफ 30 to 50%। मतलब जो धान की उपज है, कहते हैं उसमें 30 से 50% अधिक प्रोडक्शन मिलता है अगर उस खेत में ये एसोसिएशन है एनाबेना अजोला। तो जब पहले ये ज्ञान नहीं था तो हमारे किसान समझते थे की ये ॲक्वाटिक वीड है, म्हणजे पाण्यातलं तण, और इसे मारते थे बाय यूजिंग वीडीसाइड। बट अभी पता चला कि एनाबेना अजोला एसोसिएशन फायदे की है। ऐसे ही इसी खेत में ओलोसिरा, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते। तो अभी हमने देखा साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर्स, और अब हम बात करेंगे आखिरी बायोफर्टिलाइजर, दैट इज माइकोराइजा। सो नाउ लेट अस सी फंगाई एज अ बायोफर्टिलाइजर। सी, it is the fungus belonging to genus Glomus found in a soil near the root area. This fungus form again a symbiotic association, a mutualistic association with the roots of higher plant like gymnosperm and angiosperm, and the two together it's called mycorrhiza. So myco is fungus, rhiza is root. In मराठी एक फंगस आहे ज्याचा जीनस ग्लोमस आहे, तो मातीमध्ये असतो रूटच्या आजूबाजूला, आणि तो हायर प्लांटचे जे रूट असतात म्हणजे जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म या प्लांटचे, त्याच्यासोबत असोसिएशन करतो, आणि या असोसिएशनमध्ये दोघांचाही फायदा आहे, म्हणजे म्युच्युअलिझम आहे. आणि या फंगसला नाव दिलं माइकोराइजा, कारण माइको म्हणजे फंगस, राइजा म्हणजे रूट्स. तो हमने कहा अभी हम देखने वाले हैं ऐसा बायोफर्टिलाइज़र जो बेसिकली फंगस है, बिलोंगिंग टू जीनस ग्लोमस. ये मिट्टी में पाया जाता और हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करता. इस एसोसिएशन में दोनों का लाभ है और इसीलिए इसको म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी कहा गया है. तो फंगस की वजह से प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटर होती, तो प्लांट का फायदा हुआ. म्हणजे फंगसमुळं झाडांची वाढ चांगली होते, तर झाडांचा फायदा झाला. तो बदल्यामध्ये फंगसला काय भेटलं? सो इट ॲब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन, म्हणजे दोघांचाही फायदा होतो. तो ये म्युच्युअलिस्टिक एसोसिएशन आहे. इट हॅज बीन suggested that 48% of the forest species rely on mycorrhiza as a fertilizer. माने जंगल की कहा गया है कि 48% करीब 50% जो स्पीसीज है फॉरेस्ट प्लांट की, वो फर्टिलाइज़र के लिए इसी एसोसिएशन का आधार लेती है, इसका उसको लाभ होता है. तो हम थोड़ा आगे जाते हैं अब. तो सर, हा जो फंगस असतो जो हायर प्लांटच्या रूटसोबत असोसिएशन करतो, ज्याला आपण माइकोराइजा म्हणतो, तो ये दो प्रकार का होता है, एक्टो माइकोराइजा एंड एंडो माइकोराइजा. तो जर फंगस रूट को चिपक गया बाहर से, मतलब कि ये जो फंगस है वो रूट के बाहर से नजर आ रहा है, इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ कवर
कॉल्ड फंगल मेंटल. म्हणजे मी असं म्हटलं की हा जो फंगस आहे, ह्या त्याच्या फिलामेंट्स है, तो इसने रूट को इन्फेक्शन किया और फंगस बाहर से नजर आ रहा है. उसने एक कवर बनाया, भारी मात्रा में वो उस रूट को चिपक गया. तो ज्यावेळी फंगस रूटच्या बाहेर असतो आणि तो त्या रूटवर एक कव्हर तयार करतो ज्याला फंगल मेंटल म्हणतात, तो इस माइकोराइजा को कहा है एक्टोमाइकोराइजा. तो अब किसी के मन में अगर ये सवाल आता है कि सर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्गी ही कर सकते, तो हाउ कम द माइकोराइजा इज फर्टिलायझर देन. म्हणजे कोणाला असं वाटलं असेल की हा नायट्रोजन फिक्सेशन करत नसूनही हा फर्टिलायझर किंवा बायो फर्टिलायझर कसा झाला, तो सुनो. ये फंगस बाहर से रूट को चिपक गया, इससे क्या हुआ, तो सर फंगस बाहेरून चिपकल्यामुळं या रूटचा वाढला सरफेस एरिया. रूटचा वाढला सरफेस एरिया. इट वर्क लाइक अ रूट हेयर. अब जितना अधिक फंगस बाहर से होगा उतना अधिक सरफेस एरिया, आणि जेवढा जास्त सरफेस एरिया तेवढं जास्त होईल ॲब्सॉर्प्शन. तो बाकी प्लांट की कंपैरिजन में माइकोराइजा वाले प्लांट अधिक करते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो जाहिर है वन हु एब्सॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल विल हैव better growth and development as compared to others. So this fungus has helped the plant in its better growth, so it is considered as biofertilizer. then आगे देखो, तो पहला एडवांटेज है माइकोराइजा का कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर एंड मिनरल. दूसरा फायदा, इन दिस फंगल मेंटल म्हणजे या कव्हरमध्ये द वॉटर अँड मिनरल्स रिमेन स्टोर्ड आल्सो. तो सर इस कवर में वाटर और मिनरल स्टोर्ड है, इसका मतलब 1 महीना 2 महीने पानी नहीं मिला और जंगल में कोई खाद भी नहीं डालता फर्टिलाइजर, तो इन ड्रॉट कंडीशन आल्सो the plants can thrive. So one advantage is it increases the surface area, so there is more absorption of water and mineral. Second, it also store the water and mineral into the fungal mantle, and it makes able the plant to thrive better in a drought condition, in less irrigated condition, without any kind of fertilizer. म्हणजे सिंचन नाही केलं, खतं नाही टाकली, दुष्काळ असेल तरी काही फरक नहीं पड़णार, ये भी फायदा है. आखिरी फायदा कहते हैं कि दिस फंगस कॉल्ड माइकोराइजा प्रोटेक्ट द रूट सिस्टम फ्रॉम पैथोजेनिक फंगाई आल्सो. म्हणजे हा जो फंगस है हा या रूट सिस्टमला पैथोजेनिक फंगस जिससे रोग होता है उनसे भी बचाता है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग माइकोराइजा. अब हम देखते एंडोमाइकोराइजा. नाउ सपोज द रूट्स आर सॉफ्ट एंड डेलिकेट, से ऑर्किड्स हुज रूट्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, द फंगस कैन पेनिट्रेट विदिन द रूट. ज्यावेळी रूट हे सॉफ्ट असतात, नाजूक असतात, तर हा फंगस रूटच्या आतमध्ये चालला जातो. मतलब बाहर से वो निग्लिजिबल है, नहीं दिखाई देता. तो अब फंगस कहाँ घुस गया, रूट के अंदर, इसीलिए नाम पड़ा एंडोमाइकोराइजा. तो मान के चलो कि फंगस रूट के अंदर आ गया, तो अंदर कहाँ है वो, तो सर रूट को सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, और रूट के एपिडर्मिस को कहते हैं एपिब्लेमा.
तो उसको तो चीर के आ गया। फिर होती है 2-4 लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो ये जो फंगस अंदर आ गया इसीलिए एंडोमाइकोराइजा। अब अंदर वो कहाँ है? क्या वो कॉर्टिकल सेल के अंदर आ गया तो इंट्रासेलुलर, या कॉर्टिकल सेल के बीच में है तो इंटरसेल्युलर। म्हणजे फंगस आतमध्ये तर आला रूटच्या, तो आतमध्ये आल्यावर जर तो कॉर्टिकल सेलमध्ये घुसला असेल तर इंट्रासेल्युलर, आणि कॉर्टिकल सेलच्या मधल्या कॅव्हिटीत असेल तर मग इंटरसेल्युलर, आणि इंटरसेल्युलर असेल तर त्याला म्हणतात वॅम, वैसिक्युलर आरबैसिक्युलर माइकोराइजा। अब यहाँ देखो, फर्ज करो कि ये कॉर्टिकल सेल है, ये भी कॉर्टिकल सेल है, मतलब कि ये है कॉर्टिकल सेल। तो हम लोग डायग्राम बड़ी करके दिखा रहे ताकि आप देख सके उसे। तो फंगस आ गया रूट के अंदर, ये है कॉर्टिकल सेल्स, और फंगस है उन सेल्स के बीच। अब फंगस तो हेट्रोट्रॉपिक है, खुद का फूड खुद नहीं बना सकता, तो अब उसे चाहिए फूड। तो इस फंगस ने अपने सकिंग ऑर्गन म्हणजे हॉस्टोरिया, वो कॉर्टिकल सेल में पेनिट्रेट कर दिए। म्हणजे या फंगसनी फूड ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी स्वतःचे जे हॉस्टोरिया आहे, सकिंग ऑर्गन, ते कशाच्या आतमध्ये पाठवले? कॉर्टिकल सेलच्या। अब इस फंगस को इन कॉर्टिकल सेल से फूड को ज़्यादा करना है एब्सॉर्ब, तो फिर बढ़ाना होगा सरफेस एरिया। या फंगसला या सेल्समधनं अधिक फूड पाहिजे असेल तर वाढवावा लागेल सरफेस एरिया। म्हणून सरफेस एरिया वाढवण्यासाठी या तो ये फंगस वेसिकल्स बनाता, माने बलून्स ऐसे, या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है ऐसे। तो अगर वेसिकल्स है तो वैसिक्युलर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माने आर्बसल्स है तो आरबैसिक्युलर। तो फिर इसका नाम पड़ा वैसिक्युलर आरबैसिक्युलर माइकोराइजा। कहते हैं माइकोराइजा से फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म भी एनहांस होता है। तो सर, वेदर माइकोराइजा इज अ बायोफर्टिलाइजर फॉर आर क्रॉप्स? सुनो, फॉर आवर लेगुमिनस क्रॉप राइजोबियम कल्चर, फॉर नॉन लेगुमिनस क्रॉप Azotobacter azospirillum, for paddy crop cyanobacteria or blue green alga, and mycorrhiza is a biofertilizer for forest species mostly, because mycorrhiza उस ज़मीन में होता है जो वर्जिन होती है, जिसमें हल नहीं चलाया, अनटच सॉइल, और जंगलों की ज़मीन वर्जिन है, अनटच है। हमारे खेतों में हर साल हल चलते हैं, तो ऐसे खेतों में ये फंगस नहीं पाया जाता। मी म्हटलं की हे मायकोरायझा आपल्या पिकांसाठी आहे का? तर नाही, जंगली रिक्षासाठी ते आहे का? कारण तिकडे कोणी नागर नाही चालवत आणि म्हणून त्या जमिनीत तो असतो, आणि आपले शेतकरी बांधव दरवर्षी नांगरणी करतात म्हणून आपल्याकडे हा नसतो, हा फॉरेस्ट स्पीसीजसाठी असतो। तो अब यहाँ आपके पूरे 6 टाइटल हो गए, और अब आपकी तैयारी होनी चाहिए टेस्ट की। ये चैप्टर पे हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एंटीबायोटिक, माइक्रोबियल सोर्स, एंजाइम्स, माइक्रोबियल सोर्स, विटामिन्स, माइक्रोबियल सोर्स, बायोएक्टिव सब्सटेंस, माइक्रोबियल सोर्स, और जितने एग्जाम्पल दिए हैं बोर्ड और एनसीईआरटी में वो करने होंगे। मैच द पेयर ज़्यादातर
इस चैप्टर के लिए पूछी जाती है। तो अब बेस्ट लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।